हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है थेरापेउटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग, जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख लें। तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स का थेरापेउटिक एक्शन देखेंगे कि किस तरह से वो डिजीज को क्योर करता है। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द थेरापेउटिक एक्शन ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। तो पहला है आपका एंटा एसिड। तो एंटा एसिड क्या होता है? तो एक्चुअली में ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड स्टोमिक में यदि बन जाता है, एसिड का ओवर प्रोडक्शन यदि स्टोमिक हो जाता है, तो उसके कारण आपको पेन और इरिटेशन फील होता है। तो इस केस में हमको एसिड का प्रोडक्शन कम करना होता है, इसके लिए एंटा एसिड यूज करते हैं। तो एंटा एसिड से एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये अब कैसे होता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमिक काउजेस इरिटेशन एंड पेन इन सेवरल केसेस अल्सर्स आर डेवलप्ड इन द स्टोमिक। सेवरल केसेस में अल्सर डेवलप हो जाता है स्टोमिक में। अंटिल 1970 ओनली ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटा एसिड। तो 1917 तक इसका सिर्फ ट्रीटमेंट था एंटा एसिड से, सच एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब बेस मिला देते थे ताकि बेस के साथ जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो रिएक्ट कर ले, तो ओवर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिमेरिट है कि यदि एक्सेस में बेस मिला देंगे तो एक्सेस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो एक्सेस एसिड नहीं रहेगा तो एक्सेस एसिड रिलीज करवाएगा आपको। तो इस केस में एक्सेस एसिड जो है ट्रिगर हो जाता था एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड, जिसके कारण कि मोर एसिड प्रोड्यूस हो जाता था। अगर एक्सेस हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन मेक द स्टोमिक अल्कलिन, तो एक्सेस में यदि मिला दिए तो स्टोमिक आपका बेसिक हो जाएगा, तो वो और एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर करता है, मतलब बढ़ावा देता है। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेटर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ बीइंग इनसोल्यूबल। तो इसका बेटर अल्टरनेटिव आपका मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि ये इनसोल्यूबल होता है। जितना भी इनसोल्यूबल मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो इनसोल्यूबल है तो जितना एसिड रहेगा उसी के साथ रिएक्शन करेगा, बाकी सारा इनसोल्यूबल रहेगा स्टोमिक के अंदर। तो आपका ये वाटर में सोल्यूबल ही नहीं है तो बेसिक नहीं बनाएगा, तो जिसके कारण कि ये एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर नहीं करता है। दिस डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी। तो ये सब इनसोल्यूबल होने के कारण पीएच का वैल्यू न्यूट्रलिटी से ज्यादा नहीं होता है, मतलब सॉल्यूशन आपका बेसिक नहीं होता है। दिस ट्रीटमेंट्स कंट्रोल ओनली सिम्टम्स एंड नॉट द काउज। तो ये जो है सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, किस कारण से एसिड रिलीज हो रहा है, काउज पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। हम ऐसा यदि कर दें कि एसिड का प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, तो आपका जड़ से खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देयरफॉर विथ दिस मेटल साल्ट्स द पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इजीली। तो इन सभी मेटल साल्ट से पेशेंट इजीली ट्रीट नहीं होता था। इन एडवांस स्टेजेस अल्सर्स बिकम लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट्स ओनली ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्टोमक। और एडवांस स्टेजेस में जो है अल्सर लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, और ये इसका एक ही ट्रीटमेंट था कि जितना अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाए स्टोमिक से। इसके बाद है ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी केम थ्रू द डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू व्हिच ए केमिकल हिस्टामिन स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमिक। तो बाद में मेजर ब्रेक थ्रू आया ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी में, मतलब हाइपर एसिडिटी, ज्यादा एसिड जब हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो वहां पे पाया गया कि जो केमिकल हिस्टामिन होता है ये स्टिमुलेट्स करता है सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमिक। तो हिस्टामिन जो है यही बढ़ावा देता है पेप्सिन का सेक्रेशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन स्टोमिक में। तो द ड्रग सिमेटिडीन टेजामेट वाज डिजाइन टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन विद द रिसेप्टर। तो बाद में एक ड्रग बनाया गया सिमेटिडीन, जो कि हिस्टामिडीन को प्रिवेंट किया इंटरेक्शन करने से रिसेप्टर के साथ। तो ये रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना पाएगा, तो ये प्रिवेंट कर देता है, तो इससे आपका ओवर प्रोडक्शन एसिड का रुक जाता है इन द स्टोमिक वाल। दिस रिजल्टेड इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। तो जिसके कारण कि एसिड लेसर अमाउंट में रिलीज होता है, क्योंकि ये रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है हिस्टामिन, जिसके कारण कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन सेक्रेट होता था। अगर हिस्टामिन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी होगा। अब इसको रोक दीजिए किसी तरह से, तो उसके लिए आपका ड्रग होता है सिमेटिडीन। सिमेटिडीन जो है रोक देता है, तो इसलिए आपका लेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होता है।
द इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्रग वाज सो मच दैट इट रिमेन्ड द लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड अंटिल अनदर ड्रग। तो इसका इम्पोर्टेंस इतना था कि जब तक दूसरा ड्रग डिस्कवर नहीं हुआ तब तक का ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग था वर्ल्ड में। उसके बाद आपका डिस्कवर हो गया रेनिटिडीन, इसको जेंटेक भी बोलते हैं, और सिमेटिडीन को टेगामेट भी बोलते हैं। अब ये सब जो है देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है हिस्टामिन का, सिमेटिडीन का, रेनिटिडीन का। तो ये स्ट्रक्चर याद करना है क्या? तो जेईई मेंस के लिए तो आपको याद करना पड़ेगा, बोर्ड के लिए अगर नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि इसी साल एक क्वेश्चन आया था जेईई 2020 में। तो क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ था और पूछ रहा था नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होगा। तो आपको यदि स्ट्रक्चर पता नहीं है तो कायरल कार्बन किस तरह से देखिएगा, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो देख लीजिए किस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। जिस भी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड रहेगा वो कायरल कार्बन कहलाएगा। तो आपको यदि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, तो हो सकता है अगले साल रेनिटिडीन में पूछ दे और स्ट्रक्चर ना दे। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। मेंस वाले पूछ देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। आप यदि याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेंस में आ सकता है किसी का भी दे के, वो हो सकता है क्वेश्चन इजी हो लेकिन स्ट्रक्चर ही ना दे। तो आप कैसे पता कीजिएगा? कायरल कार्बन मतलब एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो उससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। ये हिस्टामिन, सिमेटिडीन और फिर रेनिटिडीन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंटी हिस्टामिन। तो हिस्टामिन इज ए पोटेंट वेसोडिलेटर, इट हैज वेरियस फंक्शन, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल इन द ब्रोंकी एंड गट एंड रिलैक्स अदर मसल। तो हिस्टामिन जो है पोटेंट वेसोडिलेटर होता है, इसका वेरियस फंक्शन होता है, ये स्मूथ मसल इन ब्रोंची एंड गट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और दूसरे मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जो कि फाइन ब्लड वेसल्स के वॉल में होता है। तो रिलैक्सेस अदर मसल सच एज दोज इन द वॉल्स ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स। तो हिस्टामिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेसल कंजेशन एसोसिएटेड विथ कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन। तो ये जो है नेसल कंजेशन कॉमन कोल्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन के लिए भी। सिंथेटिक ड्रग्स ब्रोमो, फेनेरामाइन, डिमेटेप एंड टरफेनाडिन, सेल्डेन एक्ट एज एंटीहिस्टामिन। तो इस केस में आपका सिंथेटिक ड्रग्स मतलब मैनमेड ड्रग ब्रोमो, फेनेरामाइन एंड टरफेनाडिन एंटीहिस्टामिन की तरह एक्ट करता है। और ब्रोमो फिनेरामिन को डिमेटेप भी बोलेंगे और टरफेनाडिन को सेल्डेन भी बोलते हैं। दे इंटरफेयर विथ द नेचुरल एक्शन of histamine by competing with histamine for binding site of receptor where histamine exerts its effect। तो एंटीहिस्टामिन जो है नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन के साथ इंटरफेयर करता है और ये कंपीट करता है हिस्टामिन से बाइंडिंग साइट के लिए, रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट के लिए, जहां पे कि हिस्टामिन अपना इफेक्ट दिखाता है। तो कंपीट करके यदि एंटीहिस्टामिन वहां लग जाएगा तो हिस्टामिन बाइंडिंग साइट के द्वारा बाइंड नहीं हो पाएगा रिसेप्टर से, तो ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस, व्हाई डू अबव मेंशन्ड एंटीहिस्टामिन नॉट अफेक्ट द सेक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टोमक। तो ये क्वेश्चन होता है कि ये जो अबव मेंशन्ड एंटीहिस्टामिन है ये क्यों नहीं अफेक्ट कर पाता सेक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टोमक। तो स्टोमक में जो एसिड रिलीज होता है उसको ये क्यों नहीं अफेक्ट करता है। तो दोनों अलग चीज है, एक आपका एंटी एलर्जिक से रिलेटेड है और एक एंटा एसिड से रिलेटेड है। मतलब एसिड रिलीज करने के लिए जो आपका हिस्टामिन होता है वो डिफरेंट रिसेप्टर के साथ वर्क करता है और एलर्जिक वाला डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्क करता है। तो वही है कि द रीजन इज दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटा एसिड ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। तो एंटी एलर्जिक और एंटा एसिड भी डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्क करेगा, क्योंकि एसिड रिलीज करने वाला हिस्टामिन दूसरे पे करता है, तो उसी के साथ एंटा एसिड भी बाइंडिंग साइट के साथ कंपीट करेगा। सिमिलरली एंटा एलर्जिक वाले के साथ कंपीट करेगा। तो दोनों डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्क करता है, इसलिए ये सेक्रेशन ऑफ एसिड को अफेक्ट नहीं कर पाता है आपका। और ये आपका टरफेनाडिन एंटाहिस्टामिन का स्ट्रक्चर होता है, सेल्डेन भी इसको बोलते हैं, और ये ब्रोमोफिनेरामाइन इसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। डीमेटेप भी इसको बोलिए या फिर डाइमाटेन भी इसी को बोलते हैं।
ये दो नाम इसका और होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। तो इसका आपका एग्जांपल होता है ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक। ये आपका न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स कहलाता है। दिस अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। तो नर्व टू रिसेप्टर में मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को ये अफेक्ट करता है। अब ट्रैंक्विलाइजर्स आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन सेवरल मेंटल डिजीजेस। तो ये जो है केमिकल कंपाउंड का वो क्लास होता है जो कि स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, माइल्ड और इवन सेवरल मेंटल डिजीज के लिए भी, मतलब माइल्ड मेंटल डिजीज हो या फिर सेवरल मेंटल डिजीज हो, दोनों के लिए आपका ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करते हैं। दिस रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेलबींग। तो ये जो है एंजाइटी को रिलीव करता है, स्ट्रेस भी कम होता है आपका, इरिटेशन जो होता है वो भी कम करता है, या फिर एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेलबींग, तो एक्साइटमेंट को भी ये कम कर देता है। दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। तो ये स्लीपिंग पिल्स का एसेंशियल कंपोनेंट फॉर्म करता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, और बहुत टाइप के ट्रैंक्विलाइजर होते हैं। दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, और सभी डिफरेंट मैकेनिज्म से फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल नोराड्रेनालिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट प्लेज ए रोल इन मूड चेंजेस। तो नोराड्रेनालिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मूड चेंज करने में रोल प्ले करता है। इफ द लेवल ऑफ नोराड्रेनालिन इज लो फॉर सम रीजन देन द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम्स लो। तो यदि नोराड्रेनालिन का लेवल कम हो जाता है किसी रीजन से, तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी लो हो जाता है एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। तो इस केस में पर्सन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इस केस में रिक्वायर होता है ताकि डिप्रेशन से आदमी को निकाला जा सके। दिस ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नोराड्रेनालिन। तो इस केस ये ड्रग जो होता है आपका एंटी डिप्रेसेंट, ये एंजाइम को रोकता है जो कि नोराड्रेनालिन को डिग्रेड कर रहा है, मतलब कि नोराड्रेनालिन के डिग्रेडेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला एंजाइम जो होता है उसको रोकता है, मतलब कि नोराड्रेनालिन का डिग्रेडेशन फर्दर नहीं हो पाता, जिसके कारण से कि इसका लेवल लो नहीं हो पाए ह्यूमन बॉडी में, जिससे कि आपका आदमी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो पाएगा। If the enzyme is inhibited, this important neurotransmitter is slowly metabolized and can activate its receptor for longer periods of time। तो वही है कि यदि इन एंजाइम को हम रोक लिए ताकि ये नोराड्रेनालिन को डिग्रेड नहीं कर पाए, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को स्लोली मेटाबोलाइज करते रहता है, इससे कि आपका रिसेप्टर जो है एक्टिवेट रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, दस काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के इफेक्ट को काउंटर एक्ट कर पाता है, मतलब कि आदमी डिप्रेशन का शिकार से बच जाता है। इप्रोनिएजिड एंड फेनिलजीन आर टू सच ड्रग्स। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का ये दो एग्जाम्पल होता है, और ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इप्रोनिएजिड और फेनिलजीन का। फेनिलजीन को नार्डिल भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सम ट्रैंक्विलाइजर्स नेमली क्लोरोडाइज इपोक्साइड एंड मेप्रोबेमेट आर रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। तो ये दो रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स होता है और ये टेंशन रिलीव करने के लिए सुटेबल माना जाता है। एक्वानिल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। तो एक्वानिल जो है ये डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है आपका ये ट्रैंक्विलाइजर जो है एक्वानिल। अब जो है ये सब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्लोरोडाइज इपोक्साइड, मेप्रोबेमेट और एक्वानिल। ये सब स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से खुद से बना के, नहीं तो एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे, हम बार बार बोल रहे हैं जेईई मेंस वगैरह में। इसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ बारब्यूटेरिक एसिड विच वेरोनल
एमाइटल, निम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकोनल कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। तो बारब्यूट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर रहता है। जैसे आपका वेरोनल हो गया, एमाइटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल और सेकोनल, ये 5 डेरिवेटिव बारब्यूट्यूरिक एसिड का ये इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर है। दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बारब्यूटूरेट्स, और इस डेरिवेटिव को बारब्यूटूरेट्स बोलेंगे क्योंकि ये बारब्यूट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। बारब्यूटूरेट्स आर हाइपोनोटिक, ये आपका हाइपोनोटिक होता है, दैट इज स्लिप प्रोड्यूसिंग एजेंट, ये स्लिप प्रोड्यूसिंग एजेंट आपका कहलाता है। सम अदर सब्सटेंस यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइजर्स आर वेलियम एंड सेरोटोनिन। तो कुछ और भी सब्सटेंसेस जो है ट्रैंक्विलाइजर्स की तरह यूज होता है, जैसे कि आपका वेलियम हो गया, सेरोटोनिन हो गया। अब आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है वेरोनल का, वेलियम का, सेरोटोनिन का। सारा स्ट्रक्चर आप क्या कीजिएगा कि एक जगह सारे स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे तो ये थोड़ा मुश्किल है, बट कोशिश कीजिएगा, हो जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है जेईई मेंस का, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। एक जगह लिखिए और जितना हो सके रिवाइज करते रहिए, याद हो जाएगा। इसके बाद जो है पारल्डिहाइड, ये भी आपका हाइप्नोटिक की तरह यूज होता है। अब ये पारल्डिहाइड क्या होता है? तो कार्बोनिल कंपाउंड के सबसे लास्ट पार्ट में हम बताए थे कुछ मिससेलेनियस रिएक्शन, तो वहां पे एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं तो आपका साइक्लिक ट्राइमर बनता है, और उसी साइक्लिक ट्राइमर को पारल्डिहाइड बोलते हैं। इसका IUPAC नेम होता है 2,4,6 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राइऑक्सेन। तो आपका इस तरह से O, फिर O, फिर O, ये इस तरह से O, CH3, फिर ऑक्सीजन, फिर CH। तो इसका नाम 2,4,6 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राइऑक्सेन होता है, और पारल्डिहाइड भी इसी को बोलते हैं। ये हाइप्नोटिक की तरह यूज होता है। अब अगले लेक्चर में एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।